हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में एक सामान्य जानकारी दूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि द्रव्य को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसको कि हम कहते हैं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था में कण जो हैं वो एक दूसरे के काफ़ी पास पास होते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। द्रव अवस्था में जो कण हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। और गैसीय अवस्था में ये आकर्षण बल कणों के बीच में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये कण एक दूसरे से काफ़ी दूर दूरी पर आ जाते हैं। तो इस तरह से द्रव्य में कणों की बीच आकर्षण बल के आधार पर हमने 3 भागों में द्रव्य को विभाजित किया। इस सारणी में हर अवस्था की कुछ कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं। ठोसों में क्या अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, द्रव में और गैसों में। अब अगर हम ठोस अवस्था की बात करें तो ठोस अवस्था में जो कण स्थित हैं, उसके अंदर जो कण हैं उनके बीच में किस तरह का व्यवस्था है, इस आधार पर हम ठोस अवस्था को पुनः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय अवस्था और दूसरा अक्रिस्टलीय अवस्था। ध्यान रहे ये विभाजन हमने किस आधार पर किया है, कणों के व्यवस्था के आधार पर। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं वे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी जब कण एक दूसरे के साथ सापेक्ष इस तरह से स्थित हों कि उनको एक ज्यामितीय व्यवस्था दी जा सके तो वो हो जाता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस। वहीं दूसरी तरफ ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण त्रिविम में किसी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी जो कण हैं उनकी व्यवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं होगी, निश्चित व्यवस्था नहीं होगी, जिससे कि हम कोई उसको ज्यामितीय आकृति प्रदान नहीं कर सकते। अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस को हम कैसे पहचान सकते हैं, ये इस सारणी में इनके अंतर दिए गए हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें समझना है वो दैशिकता। बच्चों, कुछ ऐसे अभिलाक्षणिक गुण होते हैं ठोसों के जो किस दिशा से हम उनको अध्ययन कर रहे हैं उस पर निर्भर करते हैं, जैसे अपवर्तनांक, वैद्युत प्रतिरोधकता, तापीय चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य इत्यादि इत्यादि। ये सब किस बात पर निर्भर करते हैं, ये भिन्न भिन्न दिशाओं में अगर हम इनको पता करते हैं तो हमें इनकी मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे ही गुणधर्म, इनकी मात्राएं या इनकी वैल्यू दिशा पर निर्भर करती हैं। अब क्रिस्टलीय जालक जो हैं वो अदैशिक होते हैं। अदैशिक मीन्स अगर हम उनको अलग अलग दिशाओं से अध्ययन करें तो हमें उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सब अलग अलग प्राप्त होती हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अलग अलग दिशाओं से उनको अध्ययन करते हैं तो हमें उनके मान भी अलग अलग मिलते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, ए बी दिशा के से अगर हम इनका अध्ययन करते हैं तो कणों की व्यवस्था देखिए कैसी है। ये कणों की व्यवस्था है ए बी के दिशा में। और वहीं अगर हम इसका अध्ययन सी डी दिशा के करते हैं, ये देखिए ये सी डी दिशा है, तब इन कणों का व्यवस्था देखिए कैसी है। तो दोनों में ही अगर हम देखें तो कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न है जिस दिशा से हम देखना चाह रहे हैं, इसीलिए इन गुणों के मान भी अलग अलग आते हैं। किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में। इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक कहलाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रवृत्ति के कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती।
एक और बात है, इनके गलनांक, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक तीक्ष्ण एवं निश्चित होते हैं। यानी अगर हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो ये किसी निश्चित ताप पर जाकर के ये द्रव में बदल जाता है। जैसे बर्फ़ पानी में बदल जाती है, एक निश्चित ताप पर वो बदलेगी। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, वो पहले सॉलिड या ठोस अवस्था से सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड यानी थोड़ा सा पिघलते हैं, पूरा अलग अलग नहीं होते। इस अवस्था में काफ़ी देर तक रहते हैं और अंत में जाकर के काफ़ी लंबे समय के बाद ये द्रव अवस्था में बदलते हैं। तो इस तरह से इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। तो इस तरह से हमने दो तरह के ठोस देखे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस में जो कण हैं उनके बीच में किस तरह के आकर्षण बल हैं और उनके जो कण हैं उनकी प्रकृति क्या है, इसके आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को पुनः हम कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 भाग दिखाए गए हैं इस सारणी में। ध्यान रखिए, क्रिस्टलीय ठोसों का ये प्रकार किस आधार पर है, उनके कण किस प्रकृति के हैं और उनके बीच में आकर्षण बल किस तरह का है। अगर कण बहुत छोटे हैं और वो आणविक है, मीन्स अणु है, तब वो आणविक ठोस कहे जाएंगे। अब ये अणु भी कई तरह के होते हैं, जैसे हमें पता है ध्रुवीय अणु हो सकते हैं, अध्रुवीय अणु हो सकते हैं, या ऐसे अणु हो सकते हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो इस हिसाब से आणविक ठोस फिर 3 तरह के हो गए, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। ये तो हो गया कणों का प्रकार। अब इसमें बंधन कौन से होंगे? अध्रुवीय में परिक्षेपण या लंदन बल होंगे। जो ध्रुवीय अणु होंगे उनमें द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं होंगी, द्विध्रुव आघूर्ण होंगे। हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं HCl को अगर हम ठोस बना दें तो HCl में हमें पता है कि धनावेश और ऋणावेश होते हैं। ये एक अणु है, ये एक अणु है, दोनों ध्रुवीय अणु हैं। इन विपरीत आवेशित हिस्सों के बीच में एक आकर्षण बल लगेगा जिसको हम कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस तरह से ध्रुवीय अणु एक दूसरे के साथ द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। तीसरा जो प्रकार हमने देखा, ऐसे अणु जिनके बीच में हाइड्रोजन बंध होते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं जल और अमोनिया HF। हम छोटी क्लासेस में क्लास 11 में पढ़ कर के आए हैं और इस टेबल में इनके अभिलाक्षणिक गुण दे रखे हैं। दूसरी तरह के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं आयनिक ठोस। जाहिर सी बात है कि इनके जो कण होंगे वो आयन होंगे और इन आयनों के बीच में कूलाम्बिक बल होता है या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होते हैं। एग्जाम्पल NaCl है। NaCl में सोडियम धन आयन, क्लोराइड ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन एक दूसरे के साथ त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं। यानी हर धन आयन ऋण आयन से और हर ऋण आयन धन आयन से चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। तो इस तरह से इनके बीच में कूलाम्बिक आकर्षण बल होते हैं। क्योंकि कूलाम्बिक आकर्षण बल होते हैं और ये आकर्षण बल बहुत प्रबल होते हैं, इसीलिए आयनिक ठोसों के गलनांक बहुत उच्च होते हैं। ये बहुत कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। तीसरा प्रकार है धात्विक ठोस। जैसा कि नाम से ही पता है, धात्विक ठोस यानी यहाँ पर धातु के एटम होते हैं और इनके बीच में धात्विक बंध होते हैं। धातु के एटम्स में क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, आकर्षण बल कौन सा है? इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में वितरित धन आयन। यानी अगर हम लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं तो लिथियम के नाभिक को अगर हम प्लस साइन से दिखाते हैं, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूमते रहते हैं। एक परमाणु से दूसरे परमाणु, दूसरे से तीसरे, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन धन आवेश के चारों तरफ घूमता रहता है, या माइनस चार्ज
ऋण आवेश उसके चारों तरफ घूमता रहता है। चौथे प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। इनमें जो कण होते हैं वो परमाणु होते हैं और सभी परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इसका उदाहरण है हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड ग्रेफाइट, सिलिका और क्वार्ट्ज SiO2। कक्षा 10 में हम लोगों ने ग्रेफाइट और हीरे की संरचना पढ़ी थी। वहाँ पर हर कार्बन का परमाणु दूसरे कार्बन के परमाणु से सहसंयोजक बंधों से घिरा हुआ रहता है। क्योंकि इनमें सहसंयोजक बंध होते हैं इसलिए बहुत कठोर होते हैं, साथ ही साथ ये विद्युत रोधी होते हैं और इनके गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। ग्रेफाइट जो है एक हमारा अपवाद है जो कि बहुत मुलायम होता है और ये विद्युत का चालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये विद्युत का चालन कर सकता है। तो इस तरह से हमने क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देखा। उससे पहले हमने ठोसों का वर्गीकरण देखा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में। अब बात आती है कि क्रिस्टल जालक जो होता है या क्रिस्टल बनता है कणों से, उसकी विभिन्न विभिन्न कुछ टर्म्स हैं जो हमें यहाँ पर सीखनी है। कौन कौन सी टर्म्स हैं? वो है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। सबसे पहले हम क्रिस्टल जालक के बारे में बात करते हैं। इस चित्र में आपको क्रिस्टल जालक दिखाई दे रहा है। इसको देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये विभिन्न ठोस के कण हैं जो आपस में आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। त्रिविम में ये जो कण एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उसके कारण ये एक जालक बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं और इसी को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अगर इस क्रिस्टल जालक को हम ध्यानपूर्वक देखें तो इस क्रिस्टल जालक का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हम निकाल सकते हैं जिसके जुड़ने से, ये देखिए, जिसके आगे आगे एक दूसरे के साथ जुड़ने से हम दूसरा एक नया क्रिस्टल या पूरा क्रिस्टल बना सकते हैं। तो एकक कोष्ठिका कौन हुई? एकक कोष्ठिका वो हुई जिसके बार बार आगे से जोड़ने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक बन सकता है। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा हिस्सा जिससे कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक बनाया जा सकता है उसको हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब एकक कोष्ठिका के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यानी किस आधार पर हम एकक कोष्ठिका को बता सके, उसको परिभाषित कर सके। तो एकक कोष्ठिका के 3 किनारे होते हैं जिनकी लंबाई को हम ABC के हिसाब से जानते हैं। ये परस्पर लंबवत हो भी सकती हैं और नहीं भी। इन किनारों के बीच में जो बंध होते हैं उनको हम अल्फा बीटा गामा के नाम से जानते हैं। ABC और अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या संबंध होता है, इस आधार पर इकाई कोष्ठिका मुख्यतः 7 प्रकार की होती है। इस सारणी में आपको दोनों 7 प्रकार की क्रिस्टल दिखाई गए हैं जिनसे कि इकाई कोष्ठिका में उनके अवयवों के बीच में जो संबंध होता है। अगर तीनों लंबाइयाँ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसी हैं और तीनों एंगल एक जैसे हैं और 90 डिग्री के हैं, तो वो कहा जाएगा घनीय क्रिस्टल कहा जाएगा। यानी कि एकक कोष्ठिका जो है उसके पैरामीटर्स के बीच में ये संबंध यहाँ पर होगा। तो इस आधार पर ये 7 तरह के क्रिस्टल समुदाय हैं और इनके बीच में कौन कौन से संबंध होंगे ये इस सारणी में दिए गए हैं। ये यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। अब एकक कोष्ठिका में कण कहाँ कहाँ पर होंगे, इस आधार पर एकक कोष्ठिका 3 भागों में विभाजित की जा सकती है। पहली क्रिस्टल कोष्ठिका जिसमें कि कण सिर्फ
कोनों पर उपस्थित होते हैं। इसको हम कहते हैं काह्य केंद्रित एकक कोशिका। दूसरी एकक कोशिका जिसमें कोनों के साथ साथ हर फलक के केंद्र में, ये देखिए ये फलक है आमने सामने का ये, ठीक, तो इन फलक के केंद्र पर अगर एक एक कण उपस्थित है, ये सामने वाला, पीछे वाला, दायां बायां और ऊपर और नीचे कोनों में रहेंगे ही रहेंगे, तो इसको हम कहते हैं काह्य केंद्रित एकक कोशिका। इसके अलावा अगर कोनों के साथ साथ क्रिस्टल कोशिका में कोनों के साथ साथ अगर एक कण, ये कोने हैं, इनके साथ साथ अगर इसका जो कण है वो एकदम इस बॉडी के बीच में है, यानी एकक कोशिका के एकदम बीच में है, तो इसको हम कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ठीक, तो इस तरह से कणों की उपस्थिति के आधार पर एकक कोशिका 3 तरह की हो गई और इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और तीनों बंधों के बीच में संबंध के आधार पर 7 तरह की हो गई। अब दूसरी बात आती है कि इन एकक कोशिकाओं में कितने कण उपस्थित होते हैं। पहले हम शुरू करते हैं घनीय एकक कोशिका या सिंपल क्यूबिक। जैसा भी हमने समझा, सरल एकक कोशिका में क्या होता है, कण जो है सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अब इसमें कितने कण होते हैं, चित्र में देखने पर लग रहा है कि 8 कोने हैं तो 8 कण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमने समझा था कि हर एकक कोशिका जो है वो एक दूसरे के साथ आगे जुड़ती जाती है और संपूर्ण जालक बन जाता है। अभी अभी हमने देखा था। ठीक, तो मान लीजिए ये जो इस कोने में है, ये अभी किनके साथ अपने आप को शेयर कर रहा है, 1 2 3 4 एकक कोशिकाओं के बीच में एक जो है वो शेयर हो रहा है। इन चारों के ऊपर एक एक एकक कोशिका और बनेगी तो उनके बीच में भी ये आएगा, यानी एक कोना 8 एकक कोशिकाओं के बीच में काम में आ रहा है। और एक एकक कोशिका में कितने कोने हुए, 8। ठीक, तो अब हम इसको कैसे कह सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये देखिए, एक एकक कोशिका में 1/8वां हिस्सा आया एक कोने का, इस कोने का 1/8वां हिस्सा आया, क्योंकि 8 एकक कोशिकाओं के बीच में ये शेयर हो रहा है। ठीक, और कितने कोने हैं, 8 हैं, तो 1/8 गुणा 8, यानी इस एकक कोशिका में सिर्फ एक कण ही रहेगा। 8 कोनों से एक कण ही यहाँ पर रहेगा। दूसरा आता है काह्य केंद्रित, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में हमने क्या समझा था कि हर कोने के साथ साथ हर फलक के बीच में एक एक कण होगा। ठीक है, कितने फलक होते हैं एक घन में, 6। ठीक, और हर फलक कितनों के बीच में काम में आ रहा है, 2 एकक कोशिकाओं के बीच में काम में आ। ये वाला जो है इसके पास वाले के साथ ही शेयर करेगा, तो 6 फलक केंद्रित परमाणु हैं। ठीक, और एक फलक 2 के बीच में काम में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 6 गुणा 1/2 यानी 3 परमाणु फलक के लिए और 1 परमाणु कोनों के लिए। कुल परमाणु कुल कितने कण हो गए इस एकक कोशिका में, 4। 3 + 1 4। ठीक, यहाँ पर 2 होगा, 8 नहीं होगा। तो फलक केंद्रित इकाई कोशिका में कुल कणों की संख्या हो गई 4। अब चलते हैं काह्य केंद्रित। काह्य केंद्रित में क्या था कि कोनों के साथ साथ एक कण इस घन के एकदम बीच में होगा।
जो घन के एकदम बीच में है, जैसे कमरे के बीच में एक बल्ब लटक रहा है, तो वो कमरे में ही है, आसपास के किसी भी कमरे से वो शेयर नहीं होगा। तो एक कण काय केंद्रित है और एक कण कोनों के रेस्पेक्ट में हो गया। तो इस तरह से कुल कण हो गए काय केंद्रित में 2। इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये कण किसी भी ठोस के अंदर किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। इसको हम कहते हैं निबिड़ संकुलन, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और निबिड़ संकुलन। अब ये जो कण है एक दूसरे के पास पास आते हैं, तो पहले ये क्या करेंगे, एक विमीय निबिड़ संकुलन बनेगा। ये देखिए, एक से एक जुड़ते चले गए, तो एक विमीय निबिड़ संकुलन हो गया। एक विमीय निबिड़ संकुलन में जो एक कण है वो अपने आसपास 2 कणों से टच हो रहा है, तो इस तरह इसकी समन्वयी संख्या हो गई 2। समन्वयी संख्या क्या, जितने कणों से, जितने गोलों से वो टच होता है वो कहलाती है समन्वयी संख्या। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में समन्वयी संख्या हो गई 2। ठीक। अब एक विमीय निबिड़ संकुलन के बाद द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनता है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 तरह से हो सकता है कि ये जो हमने एक विमीय निबिड़ संकुलन देखा था उसमें हर एक विमीय संकुलन एक दूसरे के साथ इस तरह से व्यवस्थित हो जाए, यानी एक गोले के नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा और इस तरह से सब आपस में जुड़ते चले जाएं। अब इसमें अगर हम किसी एक गोले को ले लेते हैं तो ये अपने चारों तरफ 4 गोलों से सीधे संपर्क में आ रहा है, तो समन्वयी संख्या हो गई 4। इनके केंद्रों को हम मिला देते हैं तो एक वर्ग बन जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा वर्गीय निबिड़ संकुलन। ठीक है। दूसरा प्रकार है कि एक विमीय निबिड़ संकुलन से जो हमें पंक्तियां मिली थी वो एक दूसरे के साथ इस तरह से व्यवस्थित हो जाए, यानी प्रथम पंक्ति के जो रिक्त स्थान हैं उनमें द्वितीय पंक्ति के गोले आ जाएं, तो ये इसको कवर कर लेंगे। द्वितीय पंक्ति के रिक्त स्थानों में तृतीय पंक्ति के गोले आ जाएं, तो इस तरह से अगर हम देखें तो प्रथम और तृतीय में गोलों का जो व्यवस्था है वो एक जैसी है, इसीलिए हम इसको ये कहेंगे कि ए बी निबिड़ संकुलन पहला और तीसरा एक जैसा है। अब इस ए बी निबिड़ संकुलन में एक गोला अपने चारों तरफ 6 गोलों से घिरा हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ पर इसकी समन्वयी संख्या हो गई 6। इन 6 के कोनों को कोने नहीं, केंद्रों को अगर मिलाया जाए तो एक षटकोण बन जाता है, इसीलिए इस निबिड़ीय संकुलन को हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। तो द्विमीय निबिड़ संकुलन 2 तरह का हो गया, वर्गीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन करने के लिए जो हमारे पास ये एक पूरी सतह आ गई, इसके ऊपर ऐसे ही एक और सतह आकर के रखी जाए, फिर तीसरी रखी जाए, फिर चौथी रखी जाए, तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन हमारे पास आ जाएगा। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन हम 2 तरह से चल सकते हैं। वर्गीय निबिड़ संकुलन से चलें तो ये इस तरह का बन जाता है। इसको हम ए पैटर्न कहते हैं, क्योंकि हर एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर बिना किसी परिवर्तन के आकर के जम रही है। इसकी संकुलन दक्षता सबसे कम होती है, जो कि 52.4% होती है, और इसमें जो रिक्तियां हैं वो काफ़ी सारी होती हैं, इसीलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता। घनीय रिक्तियां इसमें पाई जाती हैं। दूसरे प्रकार का त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है जिसमें हम षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से चलेंगे।
ये वाला हमारा प्रथम सतह है या प्रथम लेयर है, और जो हल्के गोले दिखाए गए हैं वो द्वितीय लेयर है। हमने ये वाला एक प्रथम लेयर का गोला चुना जिसके चारों तरफ ये 6 गोले हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसके चारों तरफ देखिए ये 6 रिक्तियां हैं। इन 6 रिक्तियों को ऊपर से ढकते हुए जब दूसरी लेयर के गोले आएंगे तो यहाँ पर जैसा चित्र में दिखाया गया है कि ये गोला आया, देखिए ये टी रिक्तियों को ही ढक पाए हैं, जबकि वो रिक्तियां अभी भी खाली पड़ी हुई हैं, इनको ये कवर नहीं कर पाए। यानी किसी गोले के चारों तरफ जो 6 रिक्तियां हैं उनमें एक बार में 3 रिक्तियां ही कवर हो सकती हैं। जो रिक्तियां कवर हो गई दूसरी लेयर के बाद उनको कहते हैं टी रिक्तियां, और जो नहीं कवर हुई उनको हम कहते हैं ओ रिक्ति। टी से हम आते हैं टेट्राहेड्रल और ओ से हम आते हैं ऑक्टाहेड्रल रिक्ति पर। अब जो तृतीय लेयर आएगी, अच्छा ये देखें कि हमने इसको टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय छिद्र क्यों कहा, जो कवर हो गए। ये एक रिक्ति है प्रथम लेयर की, द्वितीय लेयर का ये गोला इसके ऊपर आकर के बैठा। ये देखिए इन चारों को अगर हम मिला दें तो एक हमारा चतुष्फलक बनता है, इसलिए इस रिक्ति को हमने कहा चतुष्फलकीय रिक्ति। और जो रिक्ति कवर नहीं हुई है उसको देखिए, उसके चारों तरफ 6 गोले आए हैं। इन 6 के सेंटर को अगर हम मिला दें तो एक षटकोण बनता है, इसीलिए और षटकोण 2 बने और इसको जब हम मिला देते हैं तो ये अष्टफलक बनता है, इसलिए इसको हमने कहा अष्टफलकीय रिक्ति। अब जो तीसरी लेयर आएगी वो 2 तरह से आ सकती है, या तो वो इस चित्र से हम समझे, या तो वो ओ रिक्ति को कवर करती हुई आए, यानी कि इस तरह से इन ओ रिक्तियों को कवर करे। तो अगर ओ रिक्तियों को कवर करेगी तो प्रथम लेयर, द्वितीय लेयर और तृतीय लेयर के गोलों का जो व्यवस्था है वो एक दूसरे से एकदम अलग हो जाएगी, इसलिए इसको हम कहते हैं ABC निबिड़ संकुलन। और अगर वो टी के ऊपर ही कवर करती है, टी को ही कवर करती है, तो उसको हम कहते हैं AB निबिड़ संकुलन। ठीक है, दोनों में ही संकुलन क्षमता एक जैसी होती है। ये देखिए इस तरह से ये एक दूसरे के आप ऊपर आ जाते हैं। दोनों की संकुलन क्षमता एक जैसी ही होती है, दोनों समान रूप से रिक्तियों को भरते हैं। किसी भी ठोस में चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होती हैं, देखिए अगर गोले की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियां 2n होती हैं और अष्टफलकीय रिक्तियां n होती हैं, तो कुल रिक्तियां हो गई 3n। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बता पा रही हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको घनत्व परिकलन और कुछ डिफेक्ट्स के बारे में बताऊंगी।